नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर परदेसी राम वर्मा। तो अगर आप छत्तीसगढ़ का अध्ययन करते हैं तो आपको याद होगा, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। ठीक है, आप चाहें तो इनकी रचना को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के कितने जलाशयों का चयन पर्यटन विकास के लिए किया गया है? तो इसका सही जवाब है 9 जलाशयों का चयन पर्यटन विकास के लिए किया गया है। ठीक है, प्रदेश के 9 जलाशयों का चयन पर्यटन विकास के लिए किया गया है, क्योंकि जलाशयों के माध्यम से विभिन्न जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो संचालित किया जा सकता है। जलाशयों के बगल में गार्डन, आप कह सकते हैं बोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, जैसे कि आप सरगुजा में घुनघुट्टा जलाशय में देख सकते हैं, हसदेव बांगो डैम में देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इन डैमों को मिला के कुल 9 ऐसे डैम छत्तीसगढ़ में सेलेक्ट किए गए हैं जहां ये विकास कार्य किए जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जैव गठबंधन में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है चीन। हमारा भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, लेकिन चीन अभी शामिल नहीं है। वैश्विक जैव गठबंधन का जो थीम है, ये जो प्रयास है काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन इसको कह सकते हैं संकल्पना देने का काम, इसको अस्तित्व में लाने का काम G20 बैठक जो भारत में आयोजित की गई उसमें किया गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि G20 में वैश्विक जैव गठबंधन का कार्य जो है आगे बढ़ाया गया और चीन इसमें शामिल नहीं है, भारत, अमेरिका, ब्राज़ील शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब 2023 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो हैं पुरुष एकल खिताब यूएस ओपन का जीत लिए हैं ये, और इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को पराजित किया है, है ना, रूस के खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव, इनको पराजित किया है। और नोवाक जोकोविच जो है वो आपके सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, पुरुष खिलाड़ियों में तो सर्वाधिक हैं और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने की का जो रिकॉर्ड उसकी बराबरी भी इन्होंने की है, जो कि महिला खिलाड़ी के पास है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि जो ग्रैंड स्लैम हैं वो 4 होते हैं वर्ष में। कितने होते हैं? 4। सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विम्बल्डन, और फिर आपका यूएस ओपन। इसमें सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे पहले से कौन सा हो रहा है? तो इसमें विम्बल्डन जो है वो सबसे पहले से हो रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BRO द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है लद्दाख में बनाया जाएगा। BRO द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र बनाया जाएगा। ठीक है, अब हवाई क्षेत्र बनाया जाएगा मतलब एयरपोर्ट टाइप का कार्य होगा वहाँ पे। ठीक है, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये BRO का मतलब जो है यही है। अब बॉर्डर क्षेत्र पे जितने भी सड़क निर्माण कार्य हो रहे हैं वो इसी के द्वारा हो रहे हैं और बहुत तेजी से इसके द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, और इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से शुरू होगा? तो जी हाँ, इसका सही उत्तर है मुंबई। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, है ना, IMEC या IMEC। ठीक है, जिसकी संकल्पना भारत ने दी G20 बैठक में, और इसको आगे बढ़ाने का काम अब सारा विश्व मिलके कर रहा है। ठीक है, चाइना और रूस को छोड़ दिया जाए तो सारे देश लगभग एक साथ आ गए हैं कि इस कॉरिडोर को तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, और इसको माना जा रहा है चैलेंज किसके लिए? तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ना, उसको माना जा रहा है इसका, है ना, कि बेल्ट एंड रोड जो चाइना ने बनाया है उसको काउंटर करेगा इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि ये एशिया को सीधा किससे जोड़ देगा? आपका यूरोप से जोड़ देगा। ठीक है, तुर्की भी बहुत परेशान है, तुर्की को भी साइड लाइन लगा दिया गया है इसमें। ठीक है, यहाँ से सीधा ये कनेक्ट होगा आपका वाटरवे के थ्रू संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात से होते हुए सऊदी अरब से होते हुए सड़क जाएगी।
कहाँ तक? इजराइल तक। इजराइल से पोर्ट के माध्यम से किसको जोड़ा जाएगा? ग्रीस को जोड़ेगा, है ना। तो ग्रीस की इकोनॉमी। छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है कैंपा के द्वारा। तो कैंपा के द्वारा छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर जो ग्रामीण बच्चे हैं उनका जो संबंध है वो किसी न किसी तरीके से वन से जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर आदिवासी बेल्ट में जो बच्चे हैं वो गांव के बच्चे आपका वन में बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, और अपने माता पिता के साथ जाते हैं। तो उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से वन का संरक्षण करते हुए उसका दोहन भी किया जा सकता है, कि वन से लकड़ियाँ भी प्राप्त की जा सकती हैं और पेड़ों को पूर्णतः काटने की बजाय क्या किया जाए, उसकी डगालों को काटा जाए। इस तरीके की बातें इसमें बताई जा रही हैं। दूसरी ओर जो वृक्षारोपण है वो करना कितना आवश्यक है और उसको कैसे करना है, यानी पौधरोपण को, ये सारी बातें इसमें स्कूली बच्चों को समझाई जा रही है और वन के इम्पोर्टेंस को समझाया जा रहा है। उनकी अनुपस्थिति में किस तरीके से प्रदूषण बढ़ेगा और वायु जहरीली हो जाएगी, ये सारी बातें इसमें बच्चों को बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है कबीरधाम। कबीरधाम में आप जानते हैं कि भूरम देव शक्कर कारखाना, सरदार वल्लभ भाई शक्कर कारखाना, ये सारे उपस्थित हैं। तो यहीं पे जो उसके जो कह सकते हैं गन्ने की लुगदी जो बचती है उससे एथेनॉल बनाने का प्रयास पहले से भी किया जा रहा था, ठीक है। तो एथेनॉल बनाने का कार्य कहाँ किया जा रहा है? कबीरधाम में। आपको पता हो कि भारत जैविक ईंधन मिशन भी चला रहा है, G20 में इसकी घोषणा भी की थी। तो ऐसे में जो छत्तीसगढ़ के शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं इनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कि जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं छत्तीसगढ़ में, यानी 5 कारखाने हैं अभी फ़िलहाल, तो ये पाँचों कारखानों में धीरे धीरे करके एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा हमने जो धान से एथेनॉल बनाने के जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस की जाती है उसका भी उपयोग किया जाएगा और उसके माध्यम से भी एथेनॉल बना के उसको जैव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। आपको पता हो पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है और उसके स्तर को हमको कितना ले जाना है? 20% ले आना है, ताकि जो पेट्रोल है, जो प्राकृतिक तेल है ना, उसके ऊपर हमारी निर्भरता कम से कम 20% कम हो जाएगी इससे, ठीक है। तो ये एक प्लान है शासन का और इसके लिए अब ग्लोबल रूप से क्या किया जा रहा है? कोऑपरेशन किया जा रहा है और सहयोग लिया जा रहा है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है रायपुर। रायपुर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसको भी याद रखिएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रायपुर शहर है, ठीक है, यहाँ पे प्रदूषण के मामले में थोड़ा सा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, जबकि आपका भिलाई इस मामले में ज़्यादा बेटर है। अंबिकापुर हमारा ऐसा शहर है जो स्वच्छता रैंकिंग में अपने स्तर में प्रथम स्थान भी प्राप्त कर चुका है, जो उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो रैंकिंग बनती है। और इसके अलावा भी ओवरऑल इंदौर के बाद एक बार अंबिकापुर आ चुका है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे स्वच्छ शहरों में, सबसे स्वच्छ प्रैक्टिस में अंबिकापुर का नाम आता है। और अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 16वां स्थान देश में किसको मिला है? रायपुर को मिला है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के यूट्यूब विलेज के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है तुलसी गांव। तो तुलसी गांव जो है छत्तीसगढ़ के यूट्यूब विलेज के नाम से प्रसिद्ध है। ये रायपुर का एक गांव है जहाँ पे जिला प्रशासन के माध्यम से जितने भी कह सकते हैं यूट्यूब के लिए हमारी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं वो सारी यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं। ब्लॉगर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, है ना, जो अच्छी क्वालिटी के कैमरा हैं, आपका स्टूडियोज़ हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध करा दी गई हैं, ताकि राज्य जो है, राज्य के जो इस गांव के जितने भी यंगस्टर हैं वो सब अपने वीडियोस बना सके। क्यों यंगस्टर ही क्यों, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो भी वीडियो बना सकें। अब आप जानते हैं कि यूट्यूब एज अ प्रोफेशन लिया जाने लगा है। यूट्यूबर होना एक प्रोफेशन हो गया है, ठीक है। आज के डेट में अगर आप बड़े यूट्यूबर हैं, सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, तो मीन्स आप एक रोजगार में है, एक प्रोफेशन में है। चाहे आप उसमें कोई भी काम करें, जैसे ब्लॉगर हो सकता है
जैसे कि किचन का वर्क करते हैं, जैसे कि कोई कवि है तो वो कविता सुनाते हैं, कोई गायक है तो वो गाना गा रहा है, ठीक है, और कॉमेडियन कॉमेडी कर रहे हैं, और उसी तरीके से विभिन्न यंगस्टर अपनी टीम बना के क्या कर रहे हैं, फिल्म प्रोडक्शन या शॉर्ट फिल्म्स भी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड लिस्ट में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब है 30वां स्थान है, ठीक है। तो भारत, ये बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो लिस्ट है ये किसने जारी की है? तो ये यूएसए ने जारी की है। आपको बता दें, यूएस से जारी होती है, लगभग 17,000 लोगों का सैंपल इसमें लिया जाता है। तो एक बड़ा सर्वे है, और इसके माध्यम से जो 87 मेन कंट्रीज़ हैं उनको लिस्ट किया जाता है। ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, ठीक है, तो उसकी रैंकिंग आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छे अच्छे देश शामिल किए गए हैं इस रैंकिंग में। आप अगर देखें तो चाइना का जो स्थान है वो लगभग 20 है, और भारत का 30 है। इसके अलावा रशियन फेडरेशन का भी अच्छा स्थान है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अच्छी कंट्रीज़ को इसमें रैंकिंग किया गया है। ऑब्वियसली यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ टॉप 5 में हैं, है ना, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 15 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप फाइनल 5 साल बाद किस टीम ने जीता? तो ऑफकोर्स ये मैच आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, इंडिया ने इस मैच को जीत लिया है। मोहम्मद सिराज ने तो लगभग तोते उड़ा दिए श्रीलंका के, है ना। 6 विकेट ले लिए सिराज ने, फिर 1 विकेट बुमराह ने शुरू किया था, है ना, और उसके अलावा 3 विकेट हमारे हार्दिक पांड्या ने ले लिए, है ना। और इस तरीके से पूरी टीम को 50 रन में समेट दिया। 15 ओवर में 50 रन ही बना पाए। उसके बाद आई इंडिया की बैटिंग लाइनअप के बारे में। तो जो हमारे ओपनर्स थे उन्होंने विकेट खोए बिना 6 ओवर में ही इस मैच को जिता दिया, ठीक है। तो एशिया कप काफ़ी लंबे समय के बाद भारत जीता है, यानी 5 साल का अंतर इसमें हो गया। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में पहला प्रश्न है, वर्ष 2023 में होने वाला चक्रधर समारोह किस क्रम का समारोह है? तो इसका सही जवाब है 38वां चक्रधर समारोह है, ठीक है। तो 38वें क्रम का चक्रधर समारोह वर्ष 2023 में आयोजित किया जा रहा है। आपको पता हो हमेशा की तरह किस जगह ये आयोजित किया जा रहा है? तो रायगढ़ में, ठीक है, रायगढ़ में ही आयोजित किया जा रहा है। इसको याद रखना है आपको, रायगढ़ को, है ना। और चक्रधर समारोह मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संगीत कला क्षेत्र से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, ठीक है। तो इस क्षेत्र से संबंधित जितने भी कलाकार हैं वो अपना आयोजन देते हैं, गायक गीत गाते हैं, और जो वादन का कार्य करते हैं वो अपना वादन यहाँ प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। इस समारोह के माध्यम से जो लोक कला और संस्कृति है, ठीक है, उसको बढ़ावा मिलता है। एक तरीके से क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा बल मिलता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनन्या पांडे ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है स्क्वैश, ठीक है। तो हाल ही में अनन्या पांडे ने स्क्वैश खेल में रजत पदक जीता है। तो ये भी एक विशिष्ट खेल है, ठीक है। बेंगलुरु में एक विशेष प्रतियोगिता हुई थी स्क्वैश की, है ना, राष्ट्रीय स्क्वैश प्रतियोगिता आप मान सकते हैं, ठीक है, टनलब राष्ट्रीय स्क्वैश प्रतियोगिता। इसमें अनन्या पांडे ने रजत पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित महसूस कराया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडी के प्रभारी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है राहुल नवीन, ठीक है। राहुल नवीन ईडी के प्रभारी निदेशक बने हैं, ठीक है। और ईडी अभी बहुत न्यूज़ में रहा है छत्तीसगढ़ में। आप लोगों को याद हो कि ईडी ने बहुत छापे मारे, ठीक है। आपको पता हो पूर्व कोरबा कलेक्टर बोलना चाहिए, जो रानू साहू थी, उनके यहाँ छापे पड़े और बड़ी मात्रा में पैसे निकले, ठीक है। और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अभी भी जांच चल रही है उनके खिलाफ, ठीक है, कि आय से अधिक संपत्ति उनके पास कहाँ से आई और इतनी मात्रा में पैसे वो कहाँ से लेके आए हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत से अधिकारी जो रायपुर में विद्यमान हैं, ठीक है, मौजूद हैं, उन सभी के घरों में छापे पड़े। तो निश्चित तौर पे सीजीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, पूर्व चेयरमैन और जितने भी लोग हैं जो मतलब तथाकथित घोटाले में इन्वॉल्व हैं,
उनके यहाँ भी ईडी को छापे जरूर मारने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हाल ही में हाई कोर्ट ने तो जांच के आदेश दे ही दिए हैं कि जो भी 2021 की परीक्षा है, जो 2020, 21 और 22, इसके अलावा 2019, इन सारी परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए। मेरे को लगता है 2018 से ही जांच शुरू कर देनी चाहिए और सीबीआई को जांच करनी चाहिए और उन एग्जामिनर्स को बैठाना चाहिए कि कैसे तुम कोरे कागज़ में नंबर देते थे, बताओ। हाँ, हमको भी सिखाओ कि कैसे 3 लोग कोरे कागज़ में सेम नंबर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 16 सितंबर को, है ना। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है ना। इसको याद रखना है। और ये जो ओजोन दिवस है, ये ओजोन संरक्षण के लिए मनाया जाता है, ठीक है। अब ओजोन संरक्षण करना क्यों जरूरी है, ओजोन कहाँ पे है, ओजोन गैस की परत कहाँ पे विद्यमान है, तो ये आप कह सकते हैं समताप मंडल में विद्यमान है ना। और ये ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करती है परावैंगनी किरणों से, जो कि सूर्य से आती हैं, ठीक है। उनको ज़्यादातर एब्जॉर्ब कर लेती है और रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। तो ओजोन संरक्षण बहुत ज़रूरी है। ओजोन छिद्र हो गया था एक बार अंडमान निकोबार बोल रहा हूँ, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप से ये जो छिद्र था वहाँ से डायरेक्ट जो किरणें हैं वो आ रही थी, और यही कारण है कि अंटार्कटिका की जो ग्लेशियर है वो तेज़ी से पिघल भी रही थी। वर्तमान में जो ये कह सकते हैं ओजोन परत है वो पूरी तरीके से भर चुकी है और छेद खत्म हो चुका है, इसलिए अभी पृथ्वी पूरी तरीके से सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना कब से शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है 17 सितंबर, ठीक है। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया। इसमें 18 प्रकार के जो रोजगार हैं या कह सकते हैं कौशल हैं उनको शामिल किया गया है, ठीक है। जैसे कि मोची का कार्य, दर्जी का कार्य और इस तरीके के बहुत से कार्यों को इसमें शामिल किया गया है। अस्त्र बनाना, है ना, पेंटिंग करना, ये जो पेंटर वगैरह का वर्क जो रहता है उसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके के छोटे बिजनेसेस को इसमें शामिल किया गया है और उनको किसी न किसी तरीके से लाभ पहुंचाने की योजना है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। बहुत सी योजनाएं हमारे यहाँ चली हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि 2014 में चली थी, 28 अगस्त 2014 को, है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है। मेक इन इंडिया भी 2014 में ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। फिर अगर मुद्रा योजना देखें तो 15 में ही स्टार्ट हुआ। स्किल इंडिया, है ना, स्टैंड अप इंडिया, ये सारे डिजिटल इंडिया 2015 की योजनाएं हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी योजनाएं जो हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में शुरू की गई हैं, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल योजना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नल जल योजना जो है अभी बहुत तेज़ी से इसमें काम हो रहा है, लगभग हर घर के सामने इस समय नल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है नवी मुंबई। नवी मुंबई में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं स्पाइस बहुत आवश्यक मसाले हैं, और स्पाइस मतलब मसाले, ठीक है। याद कीजिए पुर्तगाली मसालों को ढूंढते हुए ही इंडिया आए थे, और बाद में यही एक कारण बना कि जब समुद्री मार्ग की खोज हो गई तो भारत गुलाम बना, भविष्य में उपनिवेश बन गया ब्रिटेन का, है ना। तो पुर्तगाली खोजे और ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया कैसे? तो भाई ब्रिटिश सत्ता ने जो कंपनी के थ्रू शासन करने का जो कह सकते हैं शानदार गेम खेला था, वैसा गेम किसी और कंपनी ने यानी किसी और देश ने नहीं खेला। इसलिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक्सपेंड करने में बहुत ज़्यादा सफल रही, ठीक है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं, और वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस को आपको याद रखना है, 14वां अधिवेशन इसका हुआ। और नवी मुंबई प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे पीएम मोदी ने विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है गज्जू निर्मलकर। तो याद रखिएगा इस नाम को, गज्जू निर्मलकर। इनको पीएम मोदी के द्वारा विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधर समारोह कब से मनाया जा रहा है?
तो इसका सही जवाब है 1985 से चक्रधर सम्मान या समारोह जो है मनाया जा रहा है, चक्रधर समारोह मनाया जा रहा है। ठीक है, इस वर्ष कौन सा चक्रधर समारोह हुआ है? तो 38। ठीक है, 38वां चक्रधर समारोह हुआ है, तो इसको भी याद रखना है। ये कहाँ होता है चक्रधर सम्मान? तो ये रायगढ़ में होता है। ठीक है, रायगढ़ को याद रखना है आपको, रायगढ़ में ये आयोजित होता है, रायगढ़ जिले में। ठीक है, तो याद रखिएगा चक्रधर समारोह 1985 से शुरू हुआ है राजा चक्रधर के सम्मान में। ठीक है, राजा चक्रधर समारोह भी इसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 फोर्थ फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब है रायपुर में आयोजित की गई। अब ये कब से कब तक आयोजित की गई थी? तो ये आपका 18 से 19 सितंबर है ना, को आयोजित की गई है ना। तो G20 फ्रेमवर्क की बैठक आयोजित की गई, फोर्थ फ्रेमवर्क की बैठक। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसमें फाइनेंस ट्रेड पर होने वाली बैठक में FWG चर्चाओं पर मंथन किया गया है, तो इसको भी याद रखना है आपको, है ना। और इसमें कह सकते हैं बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय G20 सदस्य तो शामिल थे ही, और 65 से अधिक अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। तो बड़ी बैठक आयोजित हुई रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में कितने प्रतिशत महिला आरक्षण दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 13%, सॉरी 33%। ठीक है, तो 33% आरक्षण दिया जाएगा, है ना। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि लोकसभा में 15% है और राज्यसभा में 13%, इसलिए मैंने 13% बोल दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, तो 33% आरक्षण दिया जाएगा, और ये विधेयक अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये लागू हो जाएगा। तो आपको आने वाला जो छत्तीसगढ़ का चुनाव है वहाँ पे भी महिलाओं की संख्या बढ़ती दिखेगी, है ना। और कह सकते हैं कि अगर 90 सीट है ना, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम हर सीट में 2 सीट तो महिलाओं को जाएगी, है ना। हर 9 सीट में 2 सीट, तो आप समझ लीजिए 9 दूनी 18 से कम विधायक नहीं होंगे, है ना। महिलाओं के 20 से भी ऊपर जा सकती हैं सीटें। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है होयसला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है कर्नाटक में स्थित है। होयसला मंदिर कर्नाटक में स्थित है। जो होयसल जो राज्य था उसके द्वारा बनाया गया था, इसे अब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है, इसलिए न्यूज़ में है। ठीक है, हिंदू मंदिर है, इसको याद रखना है ना। होयसल मंदिर जो है, होयसल जो राज्य था उसके द्वारा होयसला मंदिर बनाया गया था, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने संसद भवन का नया नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है संविधान सदन या संविधान भवन, इसका नाम रखा गया है, संसद भवन का नाम। ठीक है, और आप ये भी याद रखिएगा कि नए संसद भवन में कार्य अब शुरू हो गया है। ठीक है, संविधान भवन या संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के सीनियर डिप्लोमेट को देश छोड़ने के लिए कहा है? तो इसका सही जवाब है कनाडा। ठीक है, कनाडा और भारत के बीच में टेंशन लगातार बढ़ रही है। कारण यह है कि भारत के ऊपर कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ये आरोप लगा दिया, कनाडा के प्रधानमंत्री आई थिंक जस्टिन ट्रूडो, तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो भारत है उसने वहाँ के एक नागरिक जो कि भारत की तरफ से आतंकवादी घोषित है उसको मार दिया है। ठीक है, यानी भारत की एजेंसियों ने मारा है। उनका कहना था रॉ ने मारा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। ठीक है, उसके बाद से भारत और कनाडा के बीच में टेंशन लगातार बढ़ रही है। भारत ने उनके डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है, वीज़ा को बैन कर दिया है कनाडा नागरिकों के लिए, कनाडा के नागरिकों के लिए, और अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें कनाडा में एंटी इंडियन सेंटिमेंट बढ़ रहे हैं, इस तरीके की बात भारत सरकार ने बोली है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि कनाडा और भारत के बीच में अभी रिश्ते सामान्य नहीं हैं। और कल ही मैंने एक न्यूज़ सुनी है कि कनाडा में अब दूसरे भी किसी खालिस्तानी की मृत्यु हो गई है। संभवतः खालिस्तानियों के बीच में गैंग वार चल रही है, क्योंकि ये
क्रिमिनल वर्क ही करते हैं, है ना, इनका धंधा ही है गैंग बना के कार्य करने का, खालिस्तानियों का। तो ये आपस में लड़ मर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा ये बोला जाना कि भारत ऐसा करा रहा है, ये एक कह सकते हैं मिथ्या आरोप है ना। और कोई भी सबूत कनाडा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं दी गई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। वो बीच में फ्लू में निकल जाता है राष्ट्रपति, है ना, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पद पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इसका सही जवाब है 52, है ना। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक 52 है। इसको याद रखिएगा कि 52 रैंक भारत की है। और इसमें इंटरनेट